नमस्कार, चुनावी पंच में आपका स्वागत करता हूं। और आज असम और पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है इस वक्त तक जब हम आपके सामने बैठे हुए हैं। और हालांकि 6:30 बजे मतदान की प्रक्रिया खत्म होनी थी। सुबह 7 बजे से 6:30 बजे तक का समय है, लेकिन आखिरी समय में लाइनें जो लगी होती हैं, आखिरी लोगों तक मतदान मतलब कि उनको मतदान केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर जाना होता है और वो मत डाल करके आते हैं। कई बार ये प्रक्रिया रात के 10 बजे और 11 बजे तक चलती है। इस वक्त तक 6:30 बजे तक जो भी मतदाता लाइन में लगा होगा, खड़ा होगा, वो मतदान करके ही जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का पालन पूरे देश में किया जाता है। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान और इस मतदान के साथ दोस्तों 5 राज्यों के मतदान की यानी चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ असम की 47 सीटें और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर आज पहले फेज में मतदान हो रहा है कह सकते हैं, हो गया कह सकते हैं, संपन्न हो चुका है कह सकते हैं। लेकिन अभी लोग लगे हुए हैं, जैसे कि लाइनें आप देख रहे हैं, महिलाएं काफी ज्यादा हैं, ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इस पर पूरी चर्चा हम करेंगे कि असम में क्या कुछ है सूरत हाल और क्या सूरत हाल है, क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल की, कि जहां कितने मतदाता निकल के आए। लेकिन अगर हम देखें, टर्नआउट देखें और खासकर चुनाव आयोग के आधिकारिक जो उनकी वेबसाइट है उस आधार पर देखें तो इस वक्त यानी कि अभी से आधा घंटा पहले 6:30 बजे, अभी 6:30 बज चुके हैं, लेकिन 5:30 बजे का आंकड़ा है जो ये बताता है कि वेस्ट बंगाल में 79.79 यानी लगभग 80% मतदान मतलब वोटर्स जो हैं वो आ चुके हैं, वोट डाल के जा चुके हैं 80% लगभग। और दूसरी तरफ असम में 72% से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपने मतों का प्रयोग किया है, अपने मत का प्रयोग किया है। तो असम में 72 से ज्यादा और वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में 80%, 79 से ज्यादा 80% लगभग मतदान दे करके, मतलब अपने मतों का वोट दे करके लोग जा चुके हैं और बाकी काफी लोग लंबी लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। तो ये तो असम और पश्चिम बंगाल। लेकिन असम में क्या कुछ है, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ है, इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में अपने 2 दिवसीय यात्रा के आखिरी, मतलब कि आज दूसरे दिन वहां बांग्लादेश में थे। और देखिए ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये काली मंदिर है, वहां की एक पुरानी मंदिर है और पुराना मंदिर है। उस पुराने मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूजा अर्चन कर रहे हैं और वहां से सीधे वेस्ट बंगाल के मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां और भी बहुत कुछ है, जैसा कल पुष्परंजन जी बता भी रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा समुदाय और काली मंदिर में ही क्यों गए, ये चर्चा का विषय इस देश में बना हुआ है। और आज 27 तारीख जब हम देख रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया चालू है, तो इस पे चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 हमारे खास साथी मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे बाएं और दाएं आप देख रहे हैं, पुष्परंजन जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और साथ साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे ऑनलाइन एडिटर। आप दोनों का स्वागत है और स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का, दोस्तों का, शुभचिंतकों का जो अभी तक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो अपने कमेंट के जरिए हम तक अपने विचार पहुंचाते हैं और जो अपने विचारों से देश दुनिया को अवगत भी कराते हैं। तो दोस्तों अब लगातार बने रहिए, बहुत कुछ है इस पिटारे में, इस चुनावी पंच में, उसमें हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो सीधे अब आपको बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई पश्चिम बंगाल में और उसके बाद वहां से जो प्रक्रिया शुरू हुई है अभी 6:30 बजे वो खत्म हुई है। लेकिन जो लोग आखिरी समय तक यानी कि 6:30 बजे तक लाइन में लगे हैं वो लगातार अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और इस दौरान दोस्तों 80% लोग अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं, यानी वोट दे करके जा चुके हैं। 80% मतदाताओं में से बाहर निकल के आना अपने आप में एक बहुत बड़ा तबका कह सकते हैं। और ये ट्रेंड रहा है खासकर वेस्ट बंगाल का और यही ट्रेंड रहा है असम का। तो अभी सबसे पहले देखते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं, कुछ तथ्य देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। जो 30 सीटें हैं, कहां कहां मतदान हो रहे हैं, कहां कहां कितने मतदाता हैं, ये तमाम अगर आप चाहें तो सेकंड विंडो में मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि सेकंड विंडो में पूरे वो लेके आइए, ये आंकड़े लेके आइए। देखिए विधानसभा चुनाव 2021 में पश्चिम बंगाल पहला चरण का मतदान 30 सीटें, पुरुलिया जिले की सभी 9 सीटों पर आज
मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पुरुलिया जिले की सभी 9 सीटें, उसके बाद बांकुड़ा की 12 में से 4 सीट पर मतदान है आज। उसके बाद आप झारग्राम की सभी 4 सीट, ये जहां जहां मतदान की प्रक्रिया हो रही है। उसके अलावा पश्चिम मेदिनीपुर में की 15 में से 6 सीट और उसके बाद पूर्व मेदिनीपुर की 16 में से 7 सीट। ये आप देख रहे हैं, मतलब कुल 5 जिलों में 73 लाख से अधिक मतदाता हैं। आज 73 लाख से अधिक मतदाता, 191 उम्मीदवार। दोस्तों ये सब आंकड़े बता रहा हूं। 7061 मतदान स्थल और 10,288 मतदान बूथ। ये आप देख रहे हैं मतदान केंद्र, मतदान बूथ जो हैं 10,288, 191 उम्मीदवार। केंद्रीय बलों की करीब 684 कंपनियां भी पहले चरण के मतदान में, ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लगी हुई हैं। तो ये है केंद्रीय बल, जो रिजर्व फोर्सेस जो यहां से भेजी गई हैं, जो केंद्र सरकार ने भेजा है, उन फोर्सेस की 684 कंपनियां हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे क्या कुछ है इस पिटारे में वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पश्चिम बंगाल, और उसके अलावा देखिए आपकी 2016 में 30 सीटों का क्या हाल था। 2016 में इन्हीं 30 सीटों पे जहां आज मतदान संपन्न कराया जा रहा है, वहां क्या था। 27 सीटें टीएमसी के खाते में थी। इन 30 में से 27 सीटें टीएमसी के खाते में, जबकि 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट आरएसपी और बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि यहां उनका न सिर्फ खाता खुले बल्कि कई सीटें वो जीत करके आए। क्या ऐसा होगा ये अभी पता नहीं, ये पता चलेगा 2 मई को। तो ये 2016 का सूरत हाल आप देख रहे हैं कि 27 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी, 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट आरएसपी, बीजेपी का खाता नहीं खुला था। आगे क्या कुछ है इस पिटारे में जरा वो भी बताने की कोशिश कीजिए। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हाल है, सूरत हाल है, खासकर पश्चिम बंगाल का, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ये जो 27 सीटें हैं, लेकिन इस बार जो 30 सीटें, ये तो 2030 की बात है। इस बार 30 में से 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस, आपको याद होगा, तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार का जो मतदान, वो जो छटनी होती है, जब जांच होती है, आप जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था, कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। लेकिन ये जगह जो है वो जयपुर सीट है और पुरुलिया जिले में ये सीट आती है, जयपुर सीट। और यहां से अब एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है तृणमूल कांग्रेस। तो 29 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, लेकिन 1 सीट पुरुलिया जिले के जयपुर पे, और वहां निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है तृणमूल कांग्रेस। दूसरी तरफ भाजपा ने भी 29 उम्मीदवारों को उतारा है और 1 सीट बाघमुंडी सीट जो है झारखंड की, उसकी जो सहयोगी है आजसू, उसको दिया है, यानी कि 1 सीट पर उसके उम्मीदवार उतरे हैं। तो इस प्रकार यहां पे 29 सीटों पर भाजपा, 29 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस। लेकिन तीसरा मोर्चा जिसमें कि वाम दल है, कांग्रेस है, तमाम जो घटक दल हैं इनके, ये 30 सीटों पे लड़ रहे हैं, और जिसमें वाम है, कांग्रेस है और आईएसएफ गठबंधन है। तो ये पूरा का पूरा एक सूरत हाल पुष्परंजन जी हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और ओवरऑल पश्चिम बंगाल का क्या हाल अभी है वो भी हम बता रहे हैं। 30 सीटों पे मतदान और 5 जिले हैं उसमें आते हैं। 5 में से 27 सीटें इस वक्त, 30 सीटों में से 27 सीटें तृणमूल कांग्रेस, 80% से ज्यादा मतदान। क्या कहेंगे ओवरऑल? ओवरऑल मतदान का प्रतिशत देख के लग रहा है कि ठीक ठाक इतना, मतलब कि पहले जब लगा जिस तरह की हिंसा का माहौल क्रिएट किया जा रहा है तो शायद लोग कम आए, लेकिन बंगाल के लोग हिंसा के आदी हैं, उसी में उनको जीना है, तो इसलिए ये प्रतिशत जो है उसके 80 के आसपास पहुंच गई। हो सकता है और थोड़ा बढ़े, 1-8% आखिरी चरण में, जब सब आखिरी वोटर जब अपना मतदान कर देगा तो शायद ये बढ़ भी जाए। तो और दूसरा ये कि जो सुबह से मैं विजुअल देख रहा था उसमें नॉर्म्स की जब बात अब करेंगे कि कोविड पीरियड है और इस समय चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है। आपको ध्यान होगा बिहार चुनाव में जब मास्क नहीं होता था तो लोग हंगामा करते थे और बाद में चल के धीरे धीरे आखिरी चरण तक मास्क उपलब्ध कराया गया था लोगों को। जी। आज जो विजुअल मैं सुबह से देख रहा हूँ और अभी भी आपकी स्क्रीन पर देख रहा था, तो वही हालत है कि एकदम, एक तो कोई डिस्टेंस नहीं है, लोग एक दूसरे पे सटे हुए चढ़े हुए हैं, और दूसरा शायद कोई मास्क पहनता हुआ दिखे, अदरवाइज इन जनरल आप देखेंगे तो लगेगा कि मास्क हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है।
और लोग एक दूसरे पे सवार हैं, गप लगा रहे हैं, एक ने तो कंधे पे रखा हुआ है। तो ठीक है, सुरक्षा कर्मियों ने जरूर मास्क का इंतजाम किया हुआ है, ऑन ड्यूटी हैं, तो उसके नॉर्म्स को मान रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये चुनाव निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है, सुनिश्चित करे कि जो लोग लाइन में खड़े हैं उनको मास्क मिलना चाहिए। और आगे के लिए भी मैं कहूँगा कि आगे अभी 7 चरण है, तो उसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। दिन भर में झड़पें और हिंसा की खबरें भी आती रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के एक भाई हैं, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ और कई जगहों पर कई तरह की चीज़ों के भी फ्लोट किया गया, जैसे अफवाहों का बाजार भी गर्म था। ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो चुनाव को शांतिपूर्ण मान के चलना चाहिए। अभी बीच में जो बीजेपी के वहाँ पर प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि हमने एक सूची दी है नंदीग्राम में जो गुंडे बदमाश हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, कि शासन उनको कम से कम केंद्रीय सुरक्षा बल के अधीन भी कोई काम हो रहा है तो ये कार्रवाई है, और उन गुंडों को जिनकी सूची हमने दी है उनको पकड़ के आप बंद किए। इसमें अधिकांश वो लोग भी हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, वो लोग भी हैं जो मतदाताओं तक पहुंच रखते हैं, टीएमसी के खासकर लोग हैं। तो आपने लिख दिया वो गुंडा हो गए, उनको ले जाकर भर्ती कर दिए, बंद कर दीजिए। ये सब भी चाल कई जगह चुनाव सभाओं में के अलावा वहां पर बयान भी दे रहे हैं, और साथ साथ शासन पे भी एक दबाव है कि इनको उठा के बंद कर दो गुंडा एक्ट में, चाहे जैसे भी। जी, तो कई दबाव हैं, लेकिन जिस प्रकार की हिंसा की खबर मिलती रही है पश्चिम बंगाल से, वैसी हिंसा की खबर नहीं है। और जो आप अभी शुभेंदु अधिकारी के भाई के की कार पर हमला की बात कर रहे हैं, एक सिर्फ इसी विजुअल को दिन भर तमाम नेशनल चैनल में दिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक विजुअल है, तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ओवरऑल हिंसा की वैसी वारदात, जो हिंसा की जो खबरें होनी चाहिए वैसी खबरें नहीं आ रही हैं। कई सारे साथी जुड़े हुए हैं, उनके विचार कुछ लूंगा, उसके बाद अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत कुछ है आज बात करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर पश्चिम बंगाल को साधने के लिए बांग्लादेश पहुंचे, उनकी बातें भी करेंगे, उनके कुछ बयान भी सुनाएंगे आपको। राजू अंसारी हेलो कह रहे हैं, सुमैया सबसे तेज, सुमैया ट्रेवल सबसे तेज नमस्कार कह रहे हैं, सीवीएस कुमार नमस्कार कह रहे हैं, राजेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, अफजल मोहम्मद गुड न्यूज और राजेश कुमार टीएमसी कह रहे हैं, साजिद आलम हैं, मोहम्मद जमहिरुद्दीन, फिर हमीदुर रहमान, फिर नैयर राइस, फिर अफजल मोहम्मद, सीमा रानी हेलो कह रहे हैं, हेलो डिबी लाइव, मोहम्मद नसर अंसारी, फिर गुल हसन, विजय कुमार गुप्ता फ्रॉम वीएनएस आई वांट टीएमसी विन कह रहे हैं, फिर मसूद खान, अब्दुल खालिक, जावेद खान, मोहम्मद अशरफ, मयूबुर रहमान, फिर बाबू हसन, फिर जीतू कोठारी, फिर राजेश कुमार, साकिर अहमद, जेके गमेर, बहुत लंबी फहरिस्त है, मोहम्मद सुहेल, रिंटू यादव, जमीर एसके, सईद मंसूरी, नौखेज अख्तर, आरोगम, जो कह रहे हैं कि राजीव जी, पुष्परंजन जी, अमलेंदु जी नमस्कार, मैंने 2-3 दिन से आपका चैनल देख रहा हूं, कृपा करके क्या आप मेरी तरफ से 2-3 सवाल पुष्परंजन जी से पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप सवाल लिखिए, जरूर पूछेंगे। मयाबुर रहमान हैं, फिर मैरीगोल्ड अप्रैल हैं, उसके अलावा जावेद हुसैन है, सुल्तान अहमद, तौफीक खान साहिल, रिंटू हैं, तमाम साथी, रॉकी भी यही सवाल अलग हैंडल से पूछ रहे हैं, चंद्रहास चंद्रा हैं, आप सबको मेरा सादर नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। ओमवीर सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तमाम साथी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत गंभीर चर्चाएं हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और बहुत सारी बातें, मसूद खान भी हैं, सतीश कुमार भी बने हुए हैं, बहुत सारे साथी हैं जिनके विचारों को रखेंगे, लेंगे हम, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आपके विचारों को हम यहां लेते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। चर्चा कर रहे हैं हम अभी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज दिन भर जैसा कहा जाता रहा है दोस्तों की, वहां जब भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, हिंसा की घटनाएं चलना शुरू हो जाती हैं। साथ साथ एक सियासत में जो कहा जाता है कि हिंसा, वो दोनों एक गाड़ी के दो पटरी की तरह
ये माना जाता रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आज उस ढंग की खबरें नहीं हैं। अगर वैसी खबरें दिखाई जा रही, चलाई जा रही हैं, बताने की कोशिश की जा रही हैं, तो बहुत कम है जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी अगर तुलना करें, तुलनात्मक ढंग से अगर इसका एक एनालिसिस करें, तो आप पाएंगे कि पिछले दफा यानी 2019 की बात हो जब लोकसभा का चुनाव, या उससे पहले 2016 की बात हो, चाहे 2011 की बात हो या 2014 के लोकसभा चुनाव की बात हो, जितनी घटनाएं यहां होती थी उतनी घटनाएं इस बार पहले फेज में नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में चुनाव आयोग या केंद्रीय रिजर्व फोर्स जो है वो सफल रहा है। लेकिन 80% से ज्यादा मतदाताओं का बाहर निकलना, अपने मत का प्रयोग करना, यह कहता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता है और लोग चाहते हैं कि वहां अपने मतों का वो प्रयोग करके अपनी सरकार बनाएं। ये साफ नजर आ रहा है। अभी हमने सब कुछ दिखाया। 30 सीटों पे मतदान, सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत और शाम 6:30 बजे इसका समापन। लेकिन लाइनें लगी हुई हैं और तब तक लाइनें लगी रहेंगी जब तक कि आखिरी आदमी जो है, आखिरी वोटर अपना मतदान मतलब अपने मत का प्रयोग करके न चला जाए। लेकिन ये लाइन जो आखिरी लाइन तब लगी होगी जब 6:30 बजे की घंटी बजी होगी, यानी कि 6:30 बजे जो आखिरी आदमी आके खड़ा हुआ होगा। ये एक प्रक्रिया है। माफ करें अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा। और सबसे पहले ओवरऑल जैसा कहा जाता रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का माहौल होता है, बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। इन सब के बीच आज जो पहले चरण का मतदान है, इसको आप कहां पाते हैं और अभी तक जो मतदाताओं का ट्रेंड है उसे देखकर आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार ये निकल के बाहर आए हैं? देखिए, जिस प्रकार मतदाता बाहर निकल के आया है, इसका मतलब कि मतदाता जो है बहुत जागरूक है और मुझे लगता है कि ये अभी प्रतिशत जो है और बढ़ेगा, क्योंकि शाम 6:30 बजे तक जो है मतदान है, जो लोग आखिर में पहुंचे होंगे, काफ़ी देर तक वोटिंग होगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये 80% तक अभी जो आ रहा है, 85, 86, 90 तक भी ये कुल मिलाकर के पहुंच सकता है। हिंसा की खबरें नहीं आई हैं, ये एक अच्छा संकेत जो है ये हो सकता है। और जैसा हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे कि हिंसा की खबरें वो नहीं आनी चाहिए और हमारी आशंकाएं हमें निर्मूल साबित होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरी जो सुबह आशंकाएं थी वो शायद निर्मूल साबित होने की तरफ हैं, ऐसा मैं सोच सकता हूं। बाकी अभी आने वाले जो 7 चरण हैं उनमें देखना होगा क्या होगा। अभी हिंसा के ना होने के और भी कारण हो सकते हैं, चूंकि असम में जो है 6 अप्रैल तक चुनाव निपट जाएगा, उसके बाद जो है क्या स्थिति बनती है पश्चिम बंगाल में, ये असल में देखने वाली स्थिति होगी। उसके बाद फिर जो है कब्जे की लड़ाइयाँ जब होंगी तो क्या किस स्थिति में पहुंचेंगी। दूसरा, ये जो अभी फेस था, ये असल में पूरा टीएमसी का गढ़ वाला फेस रहा। मतलब 30 में से लगभग 27 सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में थी, तो इसलिए भी हिंसा ना होने की वजह जो है ये भी हो सकता है कि चूंकि ऑलरेडी वहाँ जो है टीएमसी का एज है और वहाँ कोई जो दूसरा सेनावादी नहीं कर पाया ऐसा लगता है, तो इसलिए जो है ये हिंसा वहाँ नहीं हुई होगी। अब ये आगे के चरणों में भी ना हो हिंसा, ये जो है देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि आगे के चरणों में हिंसा नहीं हो, ये हम लोग जो है शुभकामनाएं जो है बंगाल के लोगों को दे सकते हैं और उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा का चूंकि कोई स्थान नहीं है तो हिंसा ना हो कुल मिला करके। बहरहाल आगे आने वाला समय जो बहुत सी चीजें हैं वो तय करेगा, खासतौर से जो 6 अप्रैल के बाद के जो फेज होगा उसमें जो है बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। खासकर 6 अप्रैल के बाद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले 3 चरणों में मतदान और असम में मतदान की प्रक्रिया समाप्त होगी। साथ में जो साउथ के 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, वहां भी 6 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है। वहां की प्रक्रिया भी मतदान की, चुनाव की प्रक्रिया कहें तो वो समाप्त हो जाएगी और फिर इंतजार रहेगा 2 मई का। लेकिन 6 अप्रैल के बाद से जो अगला 5 फेज है वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। किस रणनीति के तहत, किस गणित के तहत ये पूरा का पूरा अगला 5 फेज यानी कि 6 अप्रैल के बाद का जो 5 फेज पश्चिम बंगाल का होगा वो चलेगा, ये उस समय पता चलेगा जब हम लोग ये देखेंगे, जैसा माना जा रहा है कि पूरा का पूरा जो केंद्रीय कैबिनेट है वो आपको नजर आएगा पश्चिम बंगाल में। और इस वक्त भी काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। ओवरऑल आज वोटर्स का बाहर निकल के आना, वोटर्स का ट्रेंड 80% से ज्यादा, और साथ साथ हालांकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया हुआ है, कुछ अचंबा हुआ है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि पिछली दफा भी 82% से ज्यादा मतदान हमने देखा है पश्चिम बंगाल में। पुष्परंजन जी, ओवरऑल इस ट्रेंड को लेकर क्या कहेंगे? और जैसी खबरें आती रही हैं आरोप प्रत्यारोप, इस बार आरोप प्रत्यारोप की जो है वो खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई, माफ करें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बीच में ही
हम देख रहे हैं। और अब तो ये कई सारी ऐसी खबरें भी आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं टीएमसी, कई साथी लिख भी रहे हैं कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि टीएमसी का बटन दबाइए ईवीएम में तो वो बीजेपी को वोट जा रहा है। हालांकि ऐसी खबरें आती रहती हैं और ईवीएम को लेकर के कई सवालिया निशान हैं, जिसपे अभी भी मैं तो हमेशा हर अपने शो में, हर प्रोग्राम में यही कहता हूं कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए ईवीएम के साथ जिस प्रकार की भी गलतफहमियां हैं, अगर गलतफहमी है तो गलतफहमियां उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह अधिकार जनता का है, मतदाताओं का है। फिर भी आज बहुत ऐसी खबरें आती रही हैं सुबह से जहां पे ये कहा गया कि वोट बटन दबाओ कांग्रेस को, बटन दबाओ टीएमसी को, बटन दबाओ सीपीएम को, लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को जा रहे हैं। ऐसी खबर भी आई। लेकिन टर्नआउट ओवरऑल क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? दो चीजें हैं राजीव जी। पहली बात यह है कि चुनाव आयोग को, मुझे लगता है कि जैसे ही वोटिंग खत्म हो उसके बाद एक ब्रीफिंग, प्रेस ब्रीफिंग होनी चाहिए और इन निर्मूल, अगर बात सही भी है या गलत भी, कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। जैसे कि बीच में भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा था कि वीवीपैट मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और रैंडम चेक हम कर सकते हैं। रैंडम चेक का निर्देश भी है सुप्रीम कोर्ट का कि 5% तक आप इसे श्योर कीजिए कि 5 ही शायद कहा है, 5% तक आप रैंडम चेक करेंगे, औचक जिसे निरीक्षण जो कहते हैं कि मिलान करेंगे पर्ची के साथ साथ की किसी मतदाता ने अगर वोट डाला है, किस पे डाला है, वो वेरीफाई हो जाएगा। 5% भी अगर हो जाता है तो ये सुखद संदेश भी होगा कि भाई ये सब चीजें जो अफवाहें फ्लोट कर रही हैं उसमें वो दम नहीं है। ये सब चीजें बीच बीच में होते रहना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। बात यह है कि बंगाल में गोली चल रही है कि बोली चल रही है। इस समय बंगाल में गोली से ज्यादा बोली चल रही है, उससे तेज जो रफ्तार में, जिस तरह से कल ममता बनर्जी ने भी थोड़ा सा पटरी से उतर के जिस तरह की का उन्होंने कहा, बयान दिया, वो थोड़ा सा लगता था मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा सोच समझ के ऐसे वक्त में बयान देना चाहिए, जो कि ठीक नहीं था अपने आप में। दूसरा है कि दिन भर एक और चीज है जो हिंसा की जो घटना जो दिखाने, एक कार में जो हमला हुआ शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर, उसे दिन भर चलाए। एक और वीडियो क्लिप को चलाया गया है, ऑडियो क्लिप को, जिसमें नंदीग्राम का जो वाइस प्रेसिडेंट है नंदीग्राम जिले का, प्रलय पॉल नाम है उसका। तो प्रलय पॉल जो है नंदीग्राम जिले के बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका दावा है उस ऑडियो क्लिप के हवाले से कि ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया था और ये कहते हुए कि भाई वहां हमारी मदद करो, हमें वोट दिलाने का प्रयास करो। और आप उस कन्वर्सेशन को, बहुत छोटी क्लिप है लेकिन उसे चला के ये बताने की चेष्टा बार बार की गई है कि ममता बनर्जी वहां पर हार रही हैं, उनकी जमीन जो है बहुत कमजोर है, उसे बचाने की चेष्टा कर रही हैं। तो उस ऑडियो क्लिप की सत्यता अब चुनाव आयोग पता नहीं उसकी पुष्टि करता है नहीं करता है, या कोई फॉरेंसिक टेस्ट जब तक आए या उसका खंडन हो तब तक आप कितना खिसका सकते हैं आपका इनका वोट जनाधार जो है, या अफवाहें जो है केवल नंदीग्राम तक सीमित नहीं रहती। जब किसी भी लड़ाई का सेनापति या राजा हार रहा होता है तो बाकी जो दूसरे सैनिक हैं जो युद्ध के मैदान में हैं उनके उस पर भी असर पड़ता है जी। तो ये भी उद्देश्य है कि ममता बनर्जी को ज्यादा से ज्यादा उनका नुकसान अगर होता है, नंदीग्राम में कुछ अफवाहें फ्लोट करती हैं, तो उस आधार पे कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहेगा टीएमसी पर। ये सब चीजें चलती रहेंगी चुनाव के बीच में, और भी इस तरह के ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, कुछ लेन देन, कहीं मार धाड़, ये सब चीजें मुझे लगता है बंगाल में इसका आदी हो चुका है। ऐसा कुछ नया नहीं है, या जो हमारे दर्शक श्रोता हैं उनके लिए भी ये चीजें नया नहीं है। सारी तदबीरें, सारे तिकड़म जो हैं वो चीजें नई नहीं है, ये सब चीजें चलती रहेंगी जी। अब यही है कि अभद्र तरीके से कुछ ना हो, इसकी चिंता सबसे ज्यादा रहती है जी। आज दो खबर आई अमलेंदु जी। पहली खबर ये आई, और दोनों खबर टीएमसी की तरफ से। पहली तो ये कि
एक चिट्ठी लिखी डेरेक ओब्रायन ने और उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल टीएमसी का जा करके पूर्वी मेदिनीपुर में वहां ECI को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिल करके उसके लोकल बॉडी से मिल करके और शिकायत दर्ज कराई है। 2 शिकायतें हैं। पहली शिकायत ये है कि पूर्वी मेदिनीपुर के एक जो इनका जो वोटर टर्नआउट है कि कितना % कब तक वोट हुआ, तो 5 मिनट में ही अगर 5% है या मान लें कि 15% है तो वो आधे % पे आ गया, मतलब आधा हो गया, यानी 7.5% पे आ गया 5 मिनट के अंदर। तो ये क्या है इसको लेकर के। और दूसरा ये कि वोट डाला मतलब बटन दबाया टीएमसी का और आया जो वीवीपैट निकल के आया वो कमल छाप यानी कि भाजपा का। इन दोनों को लेकर के शिकायत की गई है टीएमसी की तरफ से और ये लगातार कुछ साथी लिख भी रहे थे और ये खबर भी है। उसी दौरान चूंकि ये बात दूसरी हो रही थी, मैंने सोचा कि बाद में आपसे लूंगा इस सवाल को, सवाल का जवाब चाहूंगा कि ओवरऑल हम लोगों ने देखा है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो बाकी कई राज्यों के चुनाव जो पिछले दिनों संपन्न हुए थे, और कई जगह पे ऐसी खबरें आई कि आपने बटन दबाए कांग्रेस के यानी कि हाथ पे और वो आ गया कमल पे, आपने बटन दबाया अभी टीएमसी का यानी कि उनका जो सिंबल है उस पे और वो आ रहा है बीजेपी का यानी कि उनका जो सिंबल है कमल उस पे। तो ये चुनाव आयोग पे लगातार मैं कह रहा हूं, लेकिन आज जाकर के शिकायत कराना, आज जाकर के डेरेक ओब्रायन की लीडरशिप में जाना, चुनाव आयोग से शिकायत करना, ये तमाम बातें हम देख रहे हैं सामने आती हैं। ओवरऑल प्रक्रिया के दौरान, चुनाव के दौरान जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो एक तरफ से हम लोग ये देखते हैं कि वहां का जो उम्मीदवार है वो हताश होता है, निराश होता है। साथ साथ निराशा और हताशा जनता की भी होती है, मतदाताओं की भी होती है जो जाकर के मतों का प्रयोग कर रहा है। और अगर कोई वीवीपैट दिखा रहा है कि ये ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में एक गंभीर मामला है, गंभीर मसला है जिस पे चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा है अमलेंदु जी की लगातार जितनी बार भी कॉग्निजेंस लेने की बात तो दूर कीजिए, ध्यानाकर्षण की बात तो दूर की है, कई ऐसे आरोप भी लगे चुनाव आयोग पे या चुनाव आयोग के थ्रू किसी के ऊपर आरोप लगाए गए तब भी उसको कॉग्निजेंस में नहीं लिया जाता है। क्या है ओवरऑल? देखिए, एक तो ओवरऑल कुल की ये है कि ये मशीनें जहां भी गड़बड़ होती हैं तो वहां ये मतलब मशीनें भांग खाती हैं। क्या है कि मतलब भाजपा को ही वोट क्यों चला जाता है? वही प्रश्न है ना कि सब जगह मतलब जहां भी मशीन गड़बड़ा, मतलब आपने कहीं ये नहीं सुना होगा किसी ने कि आपने जो है बीजेपी को बटन दबाया वो कांग्रेस को चला गया या टीएमसी को चला गया या लेफ्ट को चला गया। कहीं इस तरह की खबरें नहीं आएंगी। जहां से भी खबरें आती हैं वो खबरें यही आती है कि आपने बटन किसी को दबाया वो भाजपा को चला गया। तो आखिर ये मशीनों को ये ऐसा क्यों हो जाता है? इसका जवाब निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि मशीनें हैक होती है कि नहीं होती है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं है कहने के भी, और हम सवाल उठाने वाले भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ना। तो लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और चुनाव आयोग के कह देने से जो लोगों की शंकाएं हैं वो दूर नहीं हो जाती हैं। लोगों के अंदर जो शंकाएं हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर होना चाहिए। और जब इस तरीके की खबरें आ रही हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन में ये शिकायत हो रही है कि भाई वोट किसी को दिया जा रहा है और निकल के पर्ची जो, अब मान लिया आप ठीक है आप 5% वीवीपैट की आप गिनती करा लेंगे, हमने मान लिया बहुत अच्छी बात है, 5% की आप करा लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन इन 5% में जो पर्ची भी घूम रहा है कि मैंने टीएमसी को वोट दिया था या लेफ्ट को वोट दिया था और जब पर्ची निकल के भाजपा की आ रही है, उसका क्या होगा? बिल्कुल, उसका क्या सोल्यूशन है? इसमें चुनाव आयोग क्या कहा? मतलब ये जब गड़बड़ियां इस तरीके की आ रही तो निश्चित तौर पे कहीं ना कोई लोचा है, और बड़ा लोचा है, छोटा मोटा लोचा नहीं है। और 200 सीटें जीतने का दावा जो है दम ठोक करके ऐसे नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं लोचा है, उस लोचे की वजह से ही जो 200 सीटें जीतने का दावा जो है किया जाता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से जो है विचार करना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ जो है वो संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर ये डेमोक्रेसी टिकी हुई है। जिस दिन ये विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी उस दिन डेमोक्रेसी कहीं नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी जो है अब जितनी भी बची है, जो भी अंतिम सांसें गिन रही है, उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी संवैधानिक संस्थाओं के सबसे ऊपर है। दबाव से निकले, लोग आते जाते रहेंगे, शासक आते जाते रहेंगे, और इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए कि भारत के अंदर तानाशाही को लाना बहुत मुश्किल है। आप तानाशाह बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इस देश में तानाशाही जो है उस तरीके से नहीं आ सकती जिस तरीके से पाकिस्तान में आती है। ये बात लोग अपने दिमाग से निकाल दें हर तरीके से। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जनता यहाँ की जो है प्रतिवाद करना
अच्छे तरीके से जानती है, और जब ये चीजें बढ़ जाएंगी तो ये फिर चीजें फिर अच्छी नहीं रहेंगी। कुल मिला के जो स्थिति है, मुझे लगता है चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और गंभीरता से ये सारी चीजें जो है करना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दिन खबर आई थी, आपके इसी पे एस बाबा ने लिखा है कि गजब के व्यक्ति हैं पैनल में, आपको लेकर कह रहे हैं कि आई हैड ट्वाइस डन माय ड्यूटी एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देयर कैन बी ओनली टेक्निकल मिस्टेक, नॉट लाइक एज यू आर टेलिंग लोचा। क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि अभी आपने कहा है और इन्होंने लिखा है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे हैं, इन्होंने चुनाव करवाया है और मतदान की प्रक्रिया से ये गुजरे हैं, और इनका कहना है कि यहाँ टेक्निकल मिस्टेक तो कह सकते हैं लेकिन कोई लोचा नहीं है। लेकिन आपको बता दो भाई साहब कि अमलेंदु उपाध्याय जो हमारे साथ बने हुए हैं, ये जो अभी कह रहे थे, ये गजब के व्यक्ति नहीं है, पत्रकार हैं और बहुत सधे हुए पत्रकार हैं। ये इनका कहना ये है कि आखिर अगर ऐसा कुछ निकलता है कि आपने दबाया बटन, टेक्निकल मिस्टेक ही चलो मान लिया, टेक्निकल मिस्टेक ही तो है ये, कि आखिर क्या कारण है कि बटन कोई भी दबाव बीजेपी का ही निकलता है, वो कमल को छोड़ करके किसी और छाप पे क्यों नहीं निकलता है, ये बड़ा सवाल है। और इसी पे हम बात कर रहे हैं, और ये विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं एस बाबा जी, कि अगर ऐसी विश्वसनीयता नहीं बन पाती है, क्रेडिबिलिटी अगर चुनाव आयोग कहीं खोता है, तो ये प्रश्न चिन्ह लगाना, सवाल पूछना हमारा, आपका, हम सब का अधिकार है। आपने चुनाव करवाया है तो हम लोगों ने भी चुनाव की प्रक्रिया को एक नहीं, कई अलग अलग बूथों पे अंदर तक जा करके दिन भर बैठ करके देखा है। हमारे पास आपको पता ही है कि वो अधिकार होता है चुनाव आयोग से, जो हमें भी कार्ड मिलता है, कि हम आपके अंदर तक, आप जहां करवाते हैं वहां तक जा करके देख आते हैं, देख पाते हैं कि कहां क्या होता है। सिर्फ उस चीज को नहीं देखते हैं कि कौन सा बटन दबा रहा है सामने वाला, लेकिन वो अगर आरोप लगाता है, इसी दिल्ली में मेरे आंखों के सामने, और मैं गली और मोहल्ला और चौराहा वो अभी नहीं बताऊंगा, मेरे आंखों के सामने ऐसे ही हुआ था कि दबा किसी और बटन को, निकला कोई और, तो उसने चीख के बोला, चिल्ला के बोला, सर ये निकल क्या रहा है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट ही मान लिया आपके शब्दों में कि ये टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा मत, मेरी इच्छा है कि कमल को जाके वोट दो, मेरी इच्छा है तृणमूल को जाके वोट दो, या मेरी इच्छा है कि वाम दल में किसी को वोट दो, तो मेरा तो काम एक बार में तमाम हो गया ना। मेरा मत जो है जाना कहीं और था, कहीं और चला गया। तो एस बाबा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि आपने करवाया है, टेक्निकल ही है, लेकिन फॉल्ट तो है। टेक्निकल भी क्यों होना चाहिए, जांच परख के क्यों नहीं होना चाहिए? आपके पास इतना समय है, आपके पास 45 दिनों का समय होता है, आपके पास आपकी टीम क्या करती है? इस देश में जो पूरी की पूरी चुनाव करवाने की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग है, वो क्या करता है? आखिर ऐसे समय में अगर ऐसा कहीं है फॉल्ट, तो उसको बाहर क्यों नहीं करते हैं? उस ईवीएम को बाहर क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे सवाल हैं और इस पे कई घंटे तक हम लोग बहस कर सकते हैं। ईवीएम पर लगातार अगर आरोप लग रहे हैं, ईवीएम के द्वारा, ईवीएम के जरिए अगर चुनाव आयोग के ऊपर, उनकी विश्वसनीयता के ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं, तो ये सोचना होगा, आपको सोचना होगा, हमको सोचना होगा, हम सब मतदाताओं को सोचना होगा कि आखिर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, संसदीय प्रणाली को बचाना है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे आरोपों को खारिज करने के लिए, करवाने के लिए आगे आना होगा, और उसके लिए जो भी संस्थाएं जिम्मेदार हैं उनको कटघरे में खड़ा करना होगा। और इस बात को समझिए, गजब की बात नहीं है। खैर, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सामने, आंखों के सामने ये प्रक्रियाएं, हम लोग भी इन प्रक्रियाओं से गुजरे हैं, इसीलिए पत्रकार हैं हम लोग, और हम लोगों को कई जगह ऐसी प्रक्रियाओं को देखने समझने का मौका मिलता है, इसलिए भी कह रहे हैं। तो लेकिन अमलेंदु जी, चूंकि सवाल आपसे था, जवाब मैंने दे दिया है, लेकिन अगर एस बाबा जी, अगर हमारी बातों से आप सहमत न हो तो आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और यही एक बहुत अच्छा जरिया है कि हम और आप अपने अपने विचारों को यहां रखें और बातचीत करें। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार आरोप क्यों लगते हैं, और इस पिछले 7 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बार बार वीवीपैट में कोई भी अगर ऐसी बातें आती हैं तो कमल छाप ही क्यों दिखाई देता है, ये एक बड़ा सवाल है, और इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। अमलेंदु जी, थोड़ी सी बात आप जोड़िए, फिर इसी चर्चा पे पुष्परंजन जी आपके पास आऊंगा, और एक चर्चा करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की जो यात्रा जो है बांग्लादेश की, उस यात्रा का तार कैसे जोड़ा जा रहा है और वो कैसे जोड़ने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, बाबा जी भी ठीक है चुनाव को कराए होंगे, लेकिन बाबा जी ये बता नहीं सकते हैं कि ये टेक्निकल लोचा जो है मशीनों के साथ होता है। तो ठीक है, मशीन हैक नहीं हो सकती, मशीन टेम्पर नहीं हो सकती, लू लग सकती है मशीन को क्या? हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, मशीनों को लू लग गई थी। एस बाबा लिख रहे हैं कि मेरे सामने ही डमी पोल में एलिफेंट यानी हाथी यानी बीएसपी है ना, और
बैट बॉल सिंबल का डमी वोट हो गया था, जबकि किसी और का पुश हुआ था, और 99% वोटिंग में मशीन के फॉल्ट ठीक कर लिया जाता है। हाँ, वो किया जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आपके सामने भी हुआ है, ये हमारे सामने, मैं तो बता रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव में, पिछले चुनाव में मेरे सामने, मैं उस मतदान केंद्र पे था, मत डालने नहीं गया था, जबकि रिपोर्टिंग के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए अंदर बैठा हुआ था। और उसी पल अगर एक आदमी चीख के बोल रहा है, मतदाता, कि अरे ये मैंने डाला इस पे, ये कहा क्या निकल गया, तो ये आश्चर्यजनक है। अब तो खैर वो भी है, अब तो चुनाव की प्रक्रिया बहुत पारदर्शिता के साथ होने लगी है, और कई जगह आप जान रहे हैं कि कैमरे भी लगे हुए हैं, तो रिकॉर्डिंग भी होती है, बहुत अच्छी बात है। वही तो हम कह रहे हैं, हमारी आपकी चिंता यही है कि आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिस भी पार्टी को पसंद करते हैं, उस पार्टी को आप वोट देने जाते हैं, तो उस पार्टी को आप वोट दे करके आए। बात कमल या हाथ या और कोई, चाहे हाथी या साइकिल, ये नहीं है, या बैट बॉल नहीं है। बात है कि आपके मत का प्रयोग जो है, आपने अपने मत का जो आपको जो अधिकार मिला है, उसका जो आपने प्रयोग किया है, उपयोग किया है, वो सही जगह पे पहुंचे, सही पार्टी को पहुंचे, यही कह रहे हैं। खैर, बीच में चूंकि इनका जवाब आ गया था, इसलिए मैं फिर से जोड़ा और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पिछले दिन आपको याद होगा, मतलब 2 या 3 साल से ज्यादा का हो गया, मध्य प्रदेश की एक घटना आई थी। वहां भी जो था वो ईवीएम मशीन को जो था वो डेमो था, वो चेक किया जा रहा था, और उस डेमो में यही हुआ था कि आप बटन किसी को भी दबाइए, वो बीजेपी को जाके पहुंच रहा था। और फिर एक अधिकारी का वीडियो था, वो बहुत वायरल हुआ था कि वो एक तरह से धमकी दे रही थी पत्रकारों को कि जेल भेज देंगे अगर इस तरह की खबर निकल के गई आई। तो ये चीजें जो है, मतलब सवाल या निशान जो है जब लग रहे हैं और लगातार लग रहे हैं, और फिर मैं वही कहूंगा कि सिर्फ एक ही तरफ क्यों जाता है, मतलब कहीं ना कुछ तो दिक्कत है। और ये टेक्निकल जो कमी है, ये टेक्निकल कमी एक ही पक्ष में क्यों जाती है, ये टेक्निकल कमी दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो और फिर जब टेक्निकल चीज है, मशीन है, तो आप ये नहीं कह सकते मशीन में खराबी नहीं हो सकती और मशीन जो गलत काम नहीं कर सकती। तीसरी बात यह है कि इस मशीन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ही क्यों आती है, केवल दूसरे लोग जो इस मशीन के समर्थन में क्यों नहीं आते हैं। और सबसे पहले इस मशीन पर आपत्ति उठाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। ये वीवीपैट की मशीनें जो आई हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर ही वीवीपैट की मशीनें आई हैं। बिल्कुल। और इस ईवीएम के खिलाफ सबसे पहले जो किताब लिखी गई वो जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। उनकी किताब है डेमोक्रेसी एट रिस्क, जिसकी भूमिका माननीय लालकृष्ण अडवाणी जी ने लिखी थी। 2009 या 10 में वो किताब आई, 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद आई, शायद 2010 में 2010 में वो आई। तो आज कैसे अच्छी हो गई ईवीएम मशीन? भारतीय जनता पार्टी कभी ईवीएम के समर्थन में आती है, इसका कोई जवाब है किसी के पास? तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता का सवाल उठा रही है, तो निश्चित तौर पर हमारा काम है कि हम जनता के सवाल जो है उनको उठा के हम रखेंगे। और ये हमारी संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि जनता की जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो। चूंकि डेमोक्रेसी जो है संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और इनकी स्वस्थता पे जो है, इसी पे टिकी हुई है। और अगर हमारी संस्थाएं निष्पक्ष नहीं होंगी, और होना ही नहीं, हम मानते हैं संस्थाएं निष्पक्ष हैं, लेकिन उनको निष्पक्ष होते हुए दिखना भी चाहिए। सिर्फ निष्पक्षता जो नहीं है, वो निष्पक्षता जो दिखनी भी चाहिए। तो इसलिए जो है जनता की समस्याओं को समाधान जो है, उनकी आशंकाओं को समाधान निश्चित तौर पर होना चाहिए, और ये कोई गलत बात नहीं है। जी, पुष्परंजन जी चर्चा कर रहे हैं, ईवीएम की चर्चा एक्चुअली आ गई, ईवीएम की बात हो रही थी और काफी, हालांकि एस बाबा ने आगे भी लिखा है कि मेरे कहने का पूरा मतलब ये नहीं है कि फॉल्ट इंटेंशनली है, नहीं किया जाता है, वो मशीन फॉल्ट हो जाता है, और कभी कभी इसमें हम ईसी को, इलेक्शन कमीशन को दोषी या बायस्ड नहीं कह सकते हैं। खैर, ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय है। प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी का एक ईगो होता है कि हमने जहाँ खूंटा ठोक दिया वहीं रहेगा, हम अपनी बात मानते हैं, खूंटा वहीं रहेगा। अब बाबा जी देखिए 2 बार मतदान अधिकारी रहे हैं, इनका अनुभव होगा कि ठीक ठाक मशीनें काम कर रही है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं हुआ है। लेकिन जो दूसरे इलाकों में जहाँ गड़बड़ियां हुई हैं और जहाँ बड़ा खेल हुआ है, जो पूरे ईवीएम के इंचार्ज हैं चुनाव आयोग में, उनको 2 बार क्यों एक्सटेंशन दिया गया है, क्यों उनकी नियुक्तियों का जो सेवा विस्तार हुआ है, एक बार दिसंबर में हुआ, एक बार फिर आगे किया गया 6 महीने के लिए, इस पे तो सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि उनके बगैर और कोई दूसरा काबिल ऑफिसर नहीं था क्या? क्यों मोस्ट ट्रस्टेड व्यक्ति हैं? ये जो टॉप लेवल पे जो खेल होते हैं ना, अगर ये खेल नहीं होते तो जर्मनी भी ईवीएम से चुनाव करवाता, यूएस भी करवाता, या साउथ एशिया में बाकी देश भी कराते।
तो नहीं हो रहा है ये मॉडल, जो गुजरात मॉडल का ईवीएम आप घुमा रहे हैं चारों तरफ ना, उसमें उस पर हम ज्यादा चाहेंगे तो पूरा प्रोग्राम कोई बात नहीं, ईवीएम पे बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और बहुत बातें हो जाएंगी। मगर आप उससे उसी से जुड़ा है एक दूसरे खेल पर मैं आ रहा हूँ। आज क्या हुआ है, एक और खबर मैं देख रहा था कि पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर, यहाँ पर विधानसभा की 1 दर्जन सीटों पर आरोप लगाया कि सीआरपीएफ जो है वो वोटिंग करा रही थी वहां पर। बिल्कुल उसने खेल किया है। मशीन से हम अलग बात कर रहे हैं कि आपकी जो केंद्रीय फोर्स को आपने डिप्लॉय किया है, सेंट्रल फोर्सेज को, वो लोग अगर इस तरह के काम में लग गए हैं, अगर ये आरोप सही है तो तब तो वाकई बहुत ही चिंताजनक बात है अपने आप में। क्योंकि आपने जो घेरा बनाया है जहां मशीन है या वोटिंग की फाइनल प्रक्रिया चल रही है, वहां शायद स्टेट पुलिस का एक्सेस नहीं दिया गया है। मैं चूंकि दिल्ली में बैठा हूं इसलिए मुझे नहीं मालूम कि बंगाल में किस तरह से इस समय वहां पर फर्स्ट फेज में हो रहा है इंतजाम, लेकिन इनर साइड में जहां पर वाकई मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और वोटर वहां पर खड़ा है और अधिकारी बैठे हुए हैं, वहां पर अगर वाकई सीआरपीएफ का कोई खेल अपना हो रहा है, ये सेंट्रल फोर्सेज जहां जहां डिप्लॉयड है वहां खेल कर रही हैं, तो ये बड़ा सवाल है अपने आप में। छोटा मोटा की कांड नहीं है। एक तरफ मशीन से खेल कर रहे हैं, एक तरफ आदमी से आप खेल करा रहे हैं, तो फिर वोटर क्या करेगा? जी, बात तो यही है कि वोटर क्या करेगा। और हमारा मुख्य रूप से कोई जीते कोई हारे ये लोकतंत्र है, और हमारे एक वोट से किसी की जीत और हार निश्चित नहीं होती है, लेकिन एक वोट बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। नहीं, वोट सही जगह पहुंचे हमारा सरोकार, लेकिन हमारा सरोकार वही है कि वोट सही जगह पे पहुंचे। अगर इस पे कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, कोई भी सवाल या निशान लगाता उठाता है, सवाल करता है, तो उस पर हम लोगों को एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोगों को उस पर चर्चा करनी चाहिए। वही चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द अगर बातें आती हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन सीधे चलना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का की एक बाइट दिखाना चाहूंगा, और उसके तार भी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। आज शाम को लौट आएंगे बांग्लादेश से। कल भी वो बांग्लादेश में ही थे, और बांग्लादेश के गठन के 50 साल पूरे होने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आमंत्रित थे, और वहां जाकर के उन्होंने क्या कुछ बोला है, क्या कुछ कहा है, उसमें से कल उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के गठन में, इसके निर्माण में मेरी भी बहुत अहम भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय 20-22 साल के थे, उस समय उन्होंने सत्याग्रह किया था बांग्लादेश के लिए, उसके गठन के लिए। न सिर्फ सत्याग्रह किया था, उन्हें जेल जाने का मौका भी मिला था। वो जेल गए थे, सुअवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने ऐसा जिन शब्दों का प्रयोग किया है वही मैं आपको बता रहा हूं कि उनको अवसर प्राप्त हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया है कि जितनी तड़प, जितनी चाहत बंगाल के लोगों की थी, बांग्लादेश के लोगों को थी कि उनके लिए उनका एक नया देश बन जाए, वैसे ही तड़प, उतनी ही चाहत भारत के लोगों की थी कि वो भी चाहते थे कि भारत जो है वो बांग्लादेश का निर्माण कर पाए। लेकिन इस दौरान कई सवाल भी उठ रहे हैं, कई खबरें ऐसी आई हैं, और कई सारे प्रमाण हमारे पास भी आए हैं दोस्तों। इस वक्त हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो एक अलग चर्चा का विषय होगा, लेकिन जोड़ना जरूरी है, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आरटीआई के तहत ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त 20-22 साल के जब थे 1971 में, उस वक्त किस जेल में बंद हुए थे इस आंदोलन के समय, उसका आंकड़ा, उसका ब्यौरा लोग मांग रहे हैं। तो ये एक अलग तरह की चर्चा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में आज भी हैं, और कुछ देर बाद वो लौट आएंगे या लौटने की तैयारी कर रहे होंगे। दूसरी तरफ आज उन्होंने काली मंदिर, बहुत ही पुराना, वो 50 पीठों में से एक, शक्ति पीठ में से एक वो मंदिर माना जाता है, वहां पे थे और उन्होंने पूजा अर्चना की है। वहां से क्या कुछ पैगाम भेजा है देश के लिए, देशवासियों के लिए, वो आपको ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये पूजा अर्चना कर रहे हैं वो विजुअल है। और उसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए उससे पहले सुनते हैं, उसके बाद इसके तार कैसे बंगाल से जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव से, उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, भारत आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और बांग्लादेश में इसमें सहोजात्री है। वहीं बांग्लादेश आज दुनिया के सामने
विकास और परिवर्तन का एक मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है और इन प्रयासों में भारत आपका सहयात्री है। मुझे विश्वास है श्री श्री होईचांद देव जी के आशीर्वाद से, श्री श्री गुरुचांद देव जी की प्रेरणा से हम दोनों देश 21वीं सदी के इस महत्वपूर्ण कालखंड में अपने इन साझा लक्ष्यों को हासिल करेंगे। भारत और बांग्लादेश प्रगति और प्रेम के पथ पर दुनिया का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के प्रेम, सौहार्द, प्रगति की बात कर रहे हैं और दोनों देशों को कैसे कह रहे हैं कि दोनों के बीच जो भाईचारा है, जो प्रेम है, वो अपने आप में अटूट है और ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और इस एक लंबे भाषण में उसका एक छोटा सा अंश हमने आपको दिखाया है और ये बताने की कोशिश हमने की कि आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ कर रहे हैं। आज दिन भर उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है, वो हमने बताया है आपको, वो दिखाया है आपको। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वहां बांग्लादेश में थे, हालांकि ऐसे रूप में हम लोगों ने अमलेंदु जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार देखा है कि जिस दिन चुनाव है उस दिन वो कहीं ना कहीं आसपास के जगहों पे, चाहे आसपास में जहां कई चरणों में मतदान के दौरान, और इस पे कोई रोक नहीं है, इस पे कोई रोक नहीं है कि प्रधानमंत्री, इतनी रोक जरूर है कि आप वहां से, जैसे कि बांग्लादेश में ही नहीं, अगर आज कलकत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे होते तो ये नहीं कर सकते थे कि हाँ आप बांकुड़ा के लोगों को अपील नहीं कर सकते थे या पुरुलिया के लोगों को अपील नहीं कर सकते थे या असम में जो पहले फेज का मतदान हो रहा है 47 सीटों पे, वहां के लोगों को अपील नहीं कर सकते थे। पहले उन्होंने मतलब भाषण देते वक्त हालांकि उन्होंने ट्वीट करके जरूर अपील की है। जरा उस ट्वीट को भी दिखाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया है सुबह सुबह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काउंटर पार्ट राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को देखिए कि असम में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें, खासकर युवा लोगों से मेरी यह अपील है। ये असम, और इसी ढंग से उन्होंने बंगाली में किया है, असमिया में भी किया है, बंगाली में किया है उन्होंने, बंगाल के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, अगर उसको भी आप दिखाइए। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए बांटने वाली ताकतों के विरुद्ध अपना वोट जरूर डालें, जय हिंद। ये राहुल गांधी, आज राहुल गांधी उधर केरल में थे। लेकिन राहुल गांधी पे चर्चा करेंगे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे चर्चा और इसके बाद सीधे असम चलेंगे। असम में 47 सीटें, बहुत ही वहां पे एक जो दिग्गजों की किस्मत वहां दांव पे है, किन किन दिग्गजों की किस्मत दांव पे है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा छोटा कमेंट चाहूंगा आप दोनों से। सबसे पहले अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर के, जैसा अभी बात कर रहा था मैं, चर्चा में ट्वीट को ले आया, लेकिन चर्चा यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव वाले दिन जरूर कहीं ना कहीं भाषण देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं। कभी वो आप याद कीजिए कि दर्शन करने के लिए या अंतर्ध्यान होने के लिए या धुनी रमाने के लिए वो केदारनाथ भी पहुंच जाते हैं, आपको याद होगा वो सीन भी। तो बहुत कुछ करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जनता को लुभाना होता है, चुनाव में उसका लाभ लेना होता है और वो करते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, उसका भी एक दायरा है, उसकी भी एक संवैधानिक मर्यादा है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग को जो है एक सख्त एक्शन इस तरीके का लेना चाहिए कि ठीक है, आप दूसरी जगह जा रहे हैं, आप उस चुनाव क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आप जाइए, बिल्कुल संबोधित भी कीजिए, सभा भी संबोधित कीजिए। लेकिन मीडिया के ऊपर जो है आचार संहिता लागू होनी चाहिए कि आप किसी भी राजनेता का कार्यक्रम जिस दिन पोलिंग है उस दिन जो पोलिंग का समय आप उसमें बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। मुझे ये लगता है कि ऐसी अगर सख्त पाबंदी लग जाए तो ये इस तरीके के कार्यक्रम होना भी फिर बंद हो जाएंगे। जी भाई, आपके यहाँ सभा यहाँ सभा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस वक्त पोलिंग हो रहा है उस मीडिया उसका लाइव प्रसारण कर रहा है या मीडिया उसकी बाइट चला रहा है, इस पे जो है निश्चित तौर पर पाबंदी जो है लगनी चाहिए। और ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में, उसके बाहर में ये चुनाव आयोग इस तरीके ये कर सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री को ना करने दिया जाए, राहुल गांधी को नहीं करने दिया जाए, ममता बनर्जी को नहीं करने दिया। बिल्कुल भाई, चुनाव जब दूसरे क्षेत्र में है और गिनती के चुनाव प्रचार के दिन है तो वो चुनाव प्रचार होगा, लेकिन वो उसी क्षेत्र में हो जहां आपकी सभा है, आप वहां सभा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कोई कार्यक्रम है वहां हो। जिस तरीके से चुनाव आयोग ये सख्त पाबंदी लगा देता है कि जब आप आचार संहिता लग गई है तो आप नया वायदा नहीं कर सकते हैं, आप जो नई घोषणाएं नहीं कर सकते हैं, इस तरह की जब पाबंदियां हैं तो इस तरह की पाबंदी भी एक लगनी चाहिए।
दूसरा, प्रधानमंत्री जिस तरीके से बांग्लादेश गए और वहां गुरचंद ठाकुर का नाम लिया और मतलब वो तो गुरचंद ठाकुर का नाम लेकर के था वो खासतौर से जो बंगाल में मतुआ समुदाय है उसको एक साधने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री को यह भी याद रखना चाहिए कि गुरचंद ठाकुर का सिर्फ नाम लेने से जो है बंगाल का मतुआ समुदाय जो है वो सद नहीं जाएगा। ये सही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के मतुआ समुदाय ने बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब 2019 के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि आप जो सीए लेकर के आए, आपने सीए के अंतर्गत जो था उस मतुआ समुदाय को आपने नागरिकता नहीं दी और आज मतुआ समुदाय के लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं मुझसे। मतलब आज ही मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़े मतुआ समुदाय के नेता का मेरी फोन पर बातचीत हुई और उन्होंने अपना नाम लेने से इनकार कर दिया कि मतलब आप कहीं मेरा नाम नहीं लेंगे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता। और उन्होंने कहा कि आप जो है जम्मू से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, आप उनके लिए तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं तमाम, और पंजाब से शरणार्थी है, आपने उनको तमाम सुविधाएं दी, सब कुछ दी। आप हमको इसलिए नागरिकता नहीं दे रहे और आप हमको इसलिए जो है सुविधाएं नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम दलित हैं। ये सीधा सीधा सवाल जो था उनका था। तो ये सवाल जो है मुझे लगता है कि जब एक मतुआ समुदाय का नेता मुझसे फोन पे इस तरीके से अपना दर्द जो है वो प्रकट कर सकता है, तो ये बात कहीं ना कहीं नीचे जो है बंगाल में भी चल रही होगी, ऐसा नहीं है। और सिर्फ गुरचंद ठाकुर का नाम लेने से काम नहीं चल जाएगा। याद होना चाहिए कि गुरचंद ठाकुर के चंडाल आंदोलन की वजह से 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल में था अस्पृश्यता कानून लागू कर दिया था, जिसकी वजह से वहां अस्पृश्यता समाप्त हुई और उस तरीके की दलितों की समस्याएं वहां बंगाल में नहीं है जिस तरीके की उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों के सामने है। ये भी याद रखना होगा कि इसी चंडाल आंदोलन की वजह से बंगाल के अंदर जो था वो बहुजन आंदोलन जो खड़ा हुआ और मुसलमानों का और दलितों का जो था वहां गठबंधन बना। और जब डॉक्टर अम्बेडकर जो थे महाराष्ट्र से हारे रहे थे संविधान सभा का चुनाव, तो इसी बंगाल से चुन करके पहुंचे थे। तो ये भी हमको जो है याद रखना होगा। ये सारी चीजें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे रहे हैं, खासतौर से जो बंगाल से पुरखे रहे हैं, उनकी बहुत बड़ा रोल जो है बंगाल विभाजन में रहा है। तो ये बहुत सी चीजें जो है निकल करके सामने आएंगी, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा बाद में होगी। जी, ज्यादा चर्चा बाद में होगी। लेकिन पुष्परंजन जी, एक है ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। उन्होंने एक वाकया याद दिलाया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बांग्लादेशी एक्टर टीएमसी की रैली में शामिल हुए थे। बीजेपी ने बांग्लादेश की सरकार से बात की और उनका वीजा रद्द करवा दिया। और अब हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जाकर एक समुदाय से वोट मांग रहे हैं। अब क्यों नहीं प्रधानमंत्री का वीजा रद्द कर दिया जाए, यानी बांग्लादेश हो गए हैं। ये बयान सुबह सुबह ममता बनर्जी का आया था, इस पे आपका क्या कहना है? एक बहुत ही गंभीर बयान है ममता बनर्जी की तरफ से लेकिन चलिए इससे ही बात शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें करनी है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस बयान से और बाकी इसका कनेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल आज के दिन जो लगातार अभी बात भी मतुआ समुदाय की बात कर रहे थे अमलेंदु जी, और साथ साथ वहां पे खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां भाषण दे रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लोगों को का जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा पूजा पाठ बाकी तमाम चीजें तो वो करते ही हैं, उनके हर रूप को हमने देखा है और आगे भी अभी देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में चूंकि आज पहले फेज का मतदान और उसमें जो कुछ भी हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनकी जो आइटनरी थी उसके हिसाब से जो मथुरा मंदिर था वहां आखिरी कार्यक्रम था, उसके बाद इनको लौट आना था। लेकिन आज दिन भर रहे हैं, उद्देश्य यही था कि भाई वहां पर बांग्लादेश में आग लगी है तो लगती रहे। जी। कल क्या हुआ है कि 2 जगह चिटगांव में फायरिंग हुई और ब्राह्मणपुरा एक और इलाका है वहां पर फायरिंग हुई। ब्राह्मणपुरा में एक व्यक्ति की मौत हुई है और चिटगांव में 4 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए हैं और करीब 1 दर्जन के आसपास घायल हैं। ये दोनों घटनाएं अपने आप में पूरे बांग्लादेश में कई जगहों पर लगातार उनके खिलाफ विरोध पिछले 1 महीने से चल रहा है और 1-2 संगठन इसमें रोज हर जुम्मे के बाद वो लोग सड़क पर उतर आते हैं और लोग बाकायदा इनका विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान सेकुलर चरित्र के नेता थे और उनके इस समारोह में मोदी जी ऐसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए दिल्ली में दंगा हुआ था, मुसलमानों का के साथ बहुत अन्याय हुआ और प्लस जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनके साथ गलत हुआ है। अब हुआ क्या है, पूरे दिन आज उनके रहने का मकसद 2 था। एक तो ये कि जब ये पहली बार हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री
विदेश यात्रा पर हो किसी देश विशेष में, वहां पर उसके गो बैक मोदी और गो बैक मतलब भारत के प्रधान, बात यह नहीं कि नरेंद्र मोदी का विरोध वहां हो रहा है, बात हमारी अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है, बात हमारे सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। मोदी जी से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनकी कुछ चीजों को हम पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर किसी देश में एक मुख्य अतिथि के रूप में जा रहा है और पूरे देशव्यापी विरोध वहां पर हो रहा है, वहां के मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर के इनका विरोध कर रहे हैं, और तब भी ये अपने यात्रा के जो टाइमिंग से उसको और बढ़ा रहे हैं, देर तक वहां रह रहे हैं। ये कई सवाल को खड़ा कर रहा है अपने आप में, उद्देश्य क्या है, आप क्यों शाम तक बने रहना चाहते हैं वहां पर, जब तक कि यहाँ वोटिंग नहीं खत्म हो जाए बंगाल और असम में? क्या ये दिखाना उद्देश्य है कि एक हिंदू नेता वहां पर पहुंचा हुआ है, हिंदू हृदय सम्राट बांग्लादेश में है, और मुसलमान संगठन उनका विरोध कर रहे हैं? क्या उस वोट को पोलराइज करना ये उद्देश्य रहा है इनका? और ममता बनर्जी ने जो आखिरी वक्त में वीजा रद्द करने की बात की है, ये संभव ही नहीं है। वो एक सब चीफ गेस्ट है वहां पर, इनवाइटेड गेस्ट है, और भारत का प्रधानमंत्री है। ये हवाई वाली बात, एक फिल्म स्टार का वीजा रद्द करना और देश के प्रधानमंत्री का वीजा रद्द करना, वो वीजा पे तो गए नहीं है जी। एक किसी देश शासन प्रमुख को आप बुला रहे हैं, वीजा थोड़ी देते हैं। अब आप प्रोटोकॉल को भी एक सीएम को देखना चाहिए इन चीजों को। गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं गए, प्रधानमंत्री की हैसियत से गए। उस प्रोटोकॉल को भी उनको देख के बयान देना चाहिए, हास्यास्पद नहीं होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल। मगर उद्देश्य यहाँ ये है, आप देर शाम तक बने रहे बांग्लादेश में, उसमें यही है कि तमाम पूरा वहां धू कर रहा है। ठीक है, वहां का मीडिया उसको नहीं दिखा रहा उस तरह से, लेकिन खबरें तो मिलती है। हमारे बहुत सारे मित्र जो वहां पर बांग्लादेश में हैं, कहीं न कहीं से अगर मेल करके किसी न किसी रूप में खबरें तो आ रही हैं कि किस किस शहर में ये सारा कुछ हो रहा है। मतलब लगातार उनके खिलाफ पिछले 1 महीने से ये सब चीजें चल रही हैं, और आप वहां पर ढाका में टिके हुए हैं, वहां से हिल नहीं रहे हैं कि भाई आपको तो चाहिए था अपने कार्यक्रम को थोड़ा शॉर्ट करते और चले जाते वहां से। अब देखिए, कोक्स बाजार है, चिटगांव है, नरसिंगड़ी है, बरिसल है, दिनाजपुर है, नेत्रकोना है, नारायणगंज है, ढाका तो है, सिलहट है, ये तमाम जो बड़े शहर हैं, खुलना है, वहां पर लगातार कल फ्राइडे जुम्मे की नमाज के बाद से सड़क पर लोग उतर आए हैं वहां पर, और लगातार ये आंदोलन उनके खिलाफ, छात्र खासकर युवा इसमें बहुत ज्यादा है, मदरसे में पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों हैं उसमें। ये सब चीजें ध्यान का उद्देश्य ये सिर्फ मथुरा वोट बैंक को साधना है, वो तो है, वो उस कहानी को उन्होंने बार बार अपने उस पर किया भी है। लेकिन उस कहानी का एक दूसरा जो अध्याय है, काली पूजा जो की वहां पर, और उसके बाद वो बैठे लगातार मंदिर में, वो सारे विजुअल्स चलाए जा रहे हैं। ANI जैसा एजेंसी जो है हर सेकंड की चीजें वहां पर चला रहा है, वो चीजें आके यहाँ पर सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही हैं। इसका पर्पस ये है कि एक हिंदू हृदय सम्राट वहां पर बांग्लादेश में विराजे हुए हैं, और उनका विरोध मुसलमान संगठन वहां पर कर रहे हैं लगातार। तो भाई हिंदू वोटर जगो और इनको, इनकी पार्टी को वोट दो। ये भी एक बड़ा गंभीर मामला है, इसको भी बारीकी से समझने की आवश्यकता है। यहाँ में एक चीज बोलूंगा, डॉक्टर सुरेश खैरनार हैं, नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, और भारत बांग्लादेश पाकिस्तान मैत्री संघ के सचिव हैं। उनका कल एक लेख है, और वो बांग्लादेश होके आए तो उनसे मथुरा समुदाय के लोगों से वहां मिले, तो मथुरा समुदाय के लोगों ने उनसे कहा कि खैरनार साहब, आप जब जाइएगा वापस तो जाकर के हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनसे कहिएगा कि आप जो वहां हरकतें करते हैं, आपकी वजह से हमको यहाँ नुकसान उठाना पड़ता है। शेख हसीना वाजिद की वजह से हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं, और जब जब आप वहां कोई हरकत करते हैं, हमें जो है उसका यहाँ नुकसान उठाना पड़ता है, और हमारे ऊपर यहाँ हमले होते हैं। तो आप अपनी वहां राजनीति चमकाने के लिए कृपया हमको दाव पर मत लगाइए। मुझे लगता है कि ये आवाजें आज बांग्लादेश के मथुरा समुदाय से भी निश्चित तौर पर होंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप अपने देश की राजनीति साधने के लिए कृपया हमको दाव पर मत लगाइए। नहीं, देखिए अमलेंदु जी, इन्होंने मथुरा समुदाय को तो बांटा है यहाँ पर आकर, उसी परिवार में जो माँ के घर में गए थे, उस परिवार में विभाजन हो गया। परिवार के एक सदस्य बीजेपी का सांसद है जो कभी टीएमसी का हुआ करता था, उस परिवार में भी काफी कुछ हुआ, तो वोट भी बटा है वहां पर। अब आ रहा हूँ, आप बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोट है वहां पर। उसने अपने मन से कई बार पूछा है कि हमारे यहाँ जो गैर मथुआ लोग हैं, जो गैर मथुआ हिंदू हैं वहां पर, उनके लिए बीजेपी ने क्या किया है। वहां पर जो संख्या हमारी हिंदुओं की जो वहां पर थी, उसकी संख्या लगातार घटी है वहां पर। और एक बड़ा सवाल वहां पर ये था, जिस आप
समारोह के लिए गए हैं और जिस बांग्लादेश के निर्माण वाली बातचीत है, जब 1971 के पहले जो युद्ध का वातावरण था, उस समय एक रामन काली मंदिर है ढाका में। उस रामन काली मंदिर में विध्वंस हुआ, मंदिर को तोड़ के एकदम खत्म किया गया और 100 लोग थे, उसको पाकिस्तानी सेना और उनके जो गुर्गे थे उन्होंने मार डाला। 100 लोग मंदिर परिसर में हिंदू ही थे जिनको मारा गया। तो बार बार ये जो हिंदू जातीय महाजोट है बांग्लादेश का, कोर्ट में भी याचिका दे रखी है उन्होंने और शेख हसीना के कार्यालय में भी उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि उस ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। और यहाँ तक कि हाई कमिश्नर को भी भेजा गया है कि आप चूंकि भारत के यहाँ प्रतिनिधि हैं और भारतीय समुदाय की भावना भी उससे जुड़ी हुई उस मंदिर से, तो इसका निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाइए। तो हिंदू हृदय सम्राट को इस विषय पे भी तो बात करना चाहिए कि केवल आपको वोट की राजनीति करनी है तो मथुआ को कहीं पकड़ लिया, कभी काली मंदिर में बैठ गए। आपको वास्तव में वहां पर ये शेख हसीना सरकार से पूछना चाहिए कि जो वहां पर हिंदू जितने रह रहे हैं, जो बचे कुचे लोग हैं, जो संख्या घट के 8.6% पे आ गई है, वो तो 2011 का है। अब 10 साल में क्या परिवर्तन आया है, वो जब 2021 के आखिर में जब वो निकल के आएगा तो समझ में आएगा कि ये भी छोटा मोटा अफगानिस्तान बन चुका है। जिस तरह से अफगानिस्तान में हिंदू घट के 1% भी नहीं रह गए हैं, बांग्लादेश का भी वही हाल हो जाएगा। तो आप वहां पर कहानी कुछ और गढ़ रहे हैं, कहानी का दूसरा पहलू कुछ और है वहां पर। तो कहाँ आपका हिंदूवाद जग रहा है वहां पर? आप केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट के लिए आप जाके वहां पर साधने के लिए आप बैठ गए वहां पर। आज शाम तक चाहे देश में वहां पर आग लगी, लेकिन आप बांसुरी बजाइए जाके वहां पर। ये बड़ा दुखद है अपने आप में जी। ये भारतीय डिप्लोमेसी में आज तक, मैं पूरा इतिहास आज सुबह से देख रहा था कि क्या कोई प्रधानमंत्री देश से बाहर गया और उसके विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन और सड़क पे लोग जुलूस और नारे के साथ आगजनी भी कई जगह हुई है बांग्लादेश में। कई जगह ट्रेन के बोगी जलाई गई है, रेलवे स्टेशन पे पटरियों को फूका गया है। ये छोटी मोटी घटना नहीं, वहां की सरकार दबा रही है, वहां की मीडिया दबा रहा है इन चीजों को, बांग्लादेश और देश का मीडिया भी, और 2-1 जगहों पे क्या कोई दिखा नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। तो ये बातें, ये चर्चाएं होती रहेंगी और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते हैं और अगर उनका विरोध होता है, विरोध ही नहीं, वहां गोलियां चलती हैं, 4 लोगों की मौत हो जाती है, उसके अलावा आगजनी और तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे देश के लिए, खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ये शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता है। लेकिन बढ़ेंगे असम की ओर। असम में भी आज पहले चरण का मतदान, क्योंकि आपको पता है कि वहां 3 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण आज, दूसरा चरण 1 तारीख को और तीसरा फेज जो है वो आखिरी फेज वो 6 तारीख को है। तो पहले चरण के मतदान में दोस्तों 47 सीटों पे, और खासकर असम का जो कि 12 जिले हैं, 12 जिलों की 47 सीटों पे मतदान, जिसमें किन किन जगहों पे मतदान संपन्न हुआ है वो अभी आपको जल्दी से हम बताएंगे। लेकिन असम का जो ऊपरी भाग है वहां के 11 जिले हैं और 11 जिलों की 42 सीटें हैं, जबकि सेंट्रल असम के 5 जिले हैं, जिसकी माफ करें, सेंट्रल असम के 5 सीटें हैं। तो इस प्रकार 42 और 5 47 और टोटल 11 जिले। 11 जिलों में तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, धेमाजी है, चराईदेव है, शिवसागर है, माजुली है, लखीमपुर, जोरहाट, गोलाघाट, विश्वनाथ, सोनितपुर और नागांव। ये नागांव जो सेंट्रल असम आता है और जहां के आपको पता है कि वहां पर 5 सीटें हैं। लेकिन इन 47 सीटों पे जो आज मतदान असम में हम लोग देख रहे हैं और वहां पर अभी तक 73% वोटिंग हो चुकी है और ये 6 बजे तक के आंकड़े हैं। अभी हम लोग 7:30 बजे के बाद के आंकड़े आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या टर्नआउट रहा है। देखने की कोशिश करता हूं अगर वो टर्नआउट हमारे सामने हो, क्योंकि चुनाव आयोग के जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत धीमी गति से, लगभग 74%, 74% लगभग मतदान वहां अभी तक मतदाता जो है वो बाहर निकल के आए हैं, अपने अपने मतों का प्रयोग उन्होंने किया है। असम का ऊपरी भाग और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे का भाग जो है वो, और उसके अलावा सेंट्रल असम की 5 सीटें हैं, टोटल 47 सीटें। 2011 में दोस्तों 47 सीटों का क्या हाल था, माफ करें 2016 में 47 सीटों का क्या हाल था। अगर आज की तारीख में देखें तो 2016 में 27 सीट, आप देख रहे हैं कि 47 सीटों में से 27 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। 47 में से 27 सीट बीजेपी के खाते में, असम गण परिषद को 8 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, AIUDF को 2 सीट और अन्य को 1 सीट।
ये एक बड़ा उलटफेर क्या होगा? क्या बीजेपी इस 27 सीटों को फिर से काबिज रह पाएगी? क्योंकि ये 27 और 8 मतलब कुल मिलाकर 35 सीटें एनडीए जिसकी सरकार अभी है उनके पास, कुल वहां पर 126 सीटों की विधानसभा है। उन 126 में से 47 सीटों पे पहले फेज में मतदान, उन 47 में से 35 सीटें आज की तारीख में बीजेपी और उसके घटक दल यानी कि बीजेपी और असम गण परिषद एजीपी के पास में। तो ये आप 27 और 8 37 सीटें, ये एक बड़ा आंकड़ा है। क्या कांग्रेस, एआईयूडीएफ और जो कांग्रेस का गठबंधन है सीपीआई सीपीएम, इनके साथ में ये लोग मिलकर के इन आंकड़ों को आगे बढ़ा पाएंगे? ये देखना होगा। लेकिन इस बार क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताता हूं कि इस बार कई दिग्गज भी दांव पे हैं, मैदान में हैं। और पिछली बार जो ये 47 सीटों में से 37 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मौजूदा विधायक हैं। 47 में से 37 ऐसे उम्मीदवार हैं असम में पहले फेज में जो मौजूदा दौर में दोबारा चुनावी मैदान में हैं, जो विधायक हैं। उसमें से देखिए 24 भाजपा से हैं, कांग्रेस और एजीपी से 6 हैं, 6 कांग्रेस से और 6 एजीपी से, और एआईयूडीएफ से 1 विधायक है। एआईयूडीएफ के पास पिछली दफा 2 सीटें थी, इस बार एक ही सीट पर एआईयूडीएफ इस एरिया में चुनाव लड़ रही है ये पार्टी, और उसमें से 1 विधायक है और वही विधायक अभी मैदान में है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा आपको बता रहा हूं। इसके अलावा किन दिग्गजों पर की किस्मत जो है दांव पे लगी हुई है, देखिए ये दिग्गज हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज चुनाव, पहले फेज के चुनाव में उनकी किस्मत भी दांव पर। विधानसभा अध्यक्ष हिरेंद्र नाथ गोस्वामी, उनकी किस्मत भी दांव पर। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा भी दांव पे। चूंकि 37 विधायक हैं तो ये भी उन विधायकों में से ही हैं, और इन लोगों की किस्मत के अलावा कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं जिनकी किस्मत दांव पे है। टोटल ऐसे 47 में से 37 विधायक हैं जिनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। इन सीटों पर दोस्तों और भी बता दूं कि हिंदू असमिया मतदाताओं के साथ साथ चाय बागानों में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की भी निर्णायक भूमिका है। अनुसूचित जनजाति और चाय बागान और हिंदू असमिया मतदाता ये क्या रोल करेंगे? ऊपरी असम में जहां सीएए बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, तो चाय बागान में मजदूरों का मुद्दा असर करता दिख रहा है। तो ये ऊपरी असम में सीएए का मुद्दा है, सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, उसका मुद्दा, और उसके साथ साथ एनआरसी का मुद्दा, और उसके अलावा चाय बागान का मुद्दा। चाय बागान का मुद्दा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाय बागान के जो वहां कर्मचारी हैं, वहां के जो वर्कर्स हैं, उनको जिस भत्ते की, जिस मजदूरी की बात, जो वादा 350 रुपए का वादा बीजेपी ने पिछले चुनाव में किया था 2016 के चुनाव में, वो पूरा नहीं किया और 150 रुपए दे करके ही वो रुक गए। और वो वहां के जो चाय बागान के जो क्रमिक हैं, श्रमिक हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो अमलेंदु जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, ये ओवरऑल 74% अभी तक मतदान का आंकड़ा आ रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, और इन 74% में हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपरी भाग है वहां 47 सीटों पे मतदान, तमाम बातें हमने अभी कही। लेकिन उसके साथ साथ क्या ये जो 2-3 बातें हैं, पहला सीएए का मुद्दा, दूसरा हिंदू असमिया का मुद्दा, तीसरा मतलब हिंदू असमिया वोटर्स मतदाता, और तीसरी बात ये कि जो वहां खासकर जो चाय बागान वाले हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग जो आदिवासी हैं, उनका मुद्दा, ये जो मतलब ये वोटर्स, क्या इन लोगों को रिझाने में, क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी पिछली बार में 35 सीटों के साथ में 27 + 8, एजीपी की 8 और इनकी बीजेपी की 27, बीजेपी अपर हैंड में ऑलरेडी है। क्या कांग्रेस और जो थर्ड जो अभी इनका मोर्चा है वो कुछ आगे बढ़ता हुआ, या इन सारे मुद्दों को फिर उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर को साथ में लेते हुए यहां किस ढंग से ये पूरा का पूरा आज मतदाताओं, ईवीएम और बाकी तमाम चीजों को छोड़ दीजिए, हम बात सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की कर रहे हैं, उन मुद्दों के आधार पर इस चुनाव को और खासकर असम की इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं जो 47 सीटों पर हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर जो आज जो जिन क्षेत्रों में मतदान हुआ है
और जो मुद्दे आपने गिनाए इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ डिफेंसिव मोड में है, मतलब आक्रामक रणनीति भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं अपना पा रही है, जबकि विपक्ष जो है वो इन मुद्दों पर आक्रामक रणनीति अपना रहा है, आक्रामक है इसको लेकर के। तो ये सारे मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है या कांग्रेस जीत रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ निश्चित तौर पर डिफेंसिव मोड में है। और उसका कारण भी साफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे जब सरकार में आए थे, तो वो वायदे जो थे वो फुलफिल नहीं हुए, और इसलिए एक रोष जो है कुल मिलाकर के है। दूसरा जो वहाँ छोटे छोटे जो नए दल बन गए हैं जो असमिया अस्मिता को लेकर के, और देखिए असम में अस्मिता का प्रश्न जो है बहुत बड़ा है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, क्षेत्रीय अस्मिता का प्रश्न जो है, और उसको लेकर के जो छोटे छोटे दल बने हैं वो भी निश्चित तौर पे जो कुल मिला के नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्रीय अस्मिता के जिसके बल पे चढ़ के भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंची थी, वो अस्मिता जो है वो कहीं ना कहीं जो असमिया अस्मिता को जो ठेस जो है वो पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। तो इसलिए भी वहां जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है डिफेंसिव मोड में है, और निश्चित तौर पर इसका उसको वहां नुकसान हो रहा है। दूसरा अखिल गोगोई एक बड़े नेता जो वहां उभरे हैं क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर के, उनका जिस तरीके से दमन किया गया है एक तरीके से कहा जाए, तो वो भी मुद्दा जो है वहां है, वो भी जो है वो जो मौजूदा सरकार है वहां की उसके खिलाफ कुल मिलाकर के जा रहा है, वो भी एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। और जो मुद्दा चाय बागान का है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने वहां जिस तरीके से 365 रुपए करने का वायदा किया है वो निश्चित तौर पे जो है वो उसके पक्ष में जा रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने 6 जो ट्राइबल्स हैं उनको एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने लगभग 100 जो है ट्राइबल्स को वो एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। तो ये जो बड़ा वायदा जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है 100 उनको एसटी का दर्जा देने का, ये एक बड़ा जो है फैक्टर वहां होने जा रहा है। और चाय बागानों का श्रमिकों का जो है जिन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में वोट दिया था, उनमें बहुत शोभ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखा जा रहा है। वो भी जो है मुझे लगता है कि वो टर्नआउट जो वो कांग्रेस की तरफ वहां हो रहा है कुल मिला के। अब ये कितना टर्नआउट हो पाता है और कितना कांग्रेस अपने पक्ष में कर पाती है, कितना भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पक्ष में रोक पाती है, ये तो 2 मई को होगा। लेकिन मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दों में इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिफेंसिव मोड में वहां नजर आ रही है कुल मिलाकर के। तो डिफेंसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी, पहले फेज का मतदान सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का दांव पर, इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें वहां 30 में से 27 सीटें टीएमसी के खाते में रही 2016 में, तो वही हाल यहां पे है कि 47 में से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एजीपी ने बांट लिए थे उस वक्त। पुष्परंजन जी, ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि 47 में से 35 सीटें आज की तारीख में अगर भाजपा गठबंधन के पास है और भाजपा गठबंधन डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा हो, तो ओवरऑल क्या कहेंगे आज के चुनाव को लेकर के? और सब कुछ आपके सामने ओपन है, बहुत सारी बातें हमने कही, लेकिन ये जो एरिया है उत्तरी असम का एरिया है, और यही एरिया अगर इस एरिया में बीजेपी लीड कर जाती है तो ये तय मानिए कि वहां बीजेपी की सरकार बनेगी, और अगर इस एरिया में बीजेपी लीड नहीं करती है तो ये तय मानिए कि बीजेपी की सरकार वहां से गई। तो ओवरऑल लोग ऐसे ही कह रहे हैं, जो लोग असम से हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो अच्छी तरह से इस बात से अपनी सहमति जताएंगे क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि बाकी का एरिया जो है वो स्कैटर्ड है और वहां कांग्रेस भी बांटेगी और बीजेपी भी बांटेगी, लेकिन ऊपर का एरिया जहां 47 में से 35 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास हो और वहां बचाने के अलावा बीजेपी के पास और कुछ नहीं है, या तो आप इसमें गेन कीजिए, 35 को 36 कीजिए, 36 को 37 कीजिए, लेकिन अगर आप यहां लूज करते हैं एक भी सीट तो आप लूजर कहलाएंगे। देखिए, इसी तरह की चिंता दिसंबर 2020 में जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने व्यक्त की थी जी। गुवाहाटी का पाटन बाजार है, बड़ा इलाका है वो जी, और वहां पर केशव धाम करके वो आरएसएस का कंट्रोल टावर एक तरह से है, मुख्यालय है वहां पर गुवाहाटी, और पूरे असम को कंट्रोल करता है वहां पर। वहीं पर वो बैठक हुई थी और उसमें सर्बानंद सोनोवाल को भी बुलाया गया था और बाकायदा उनको ये हिदायत दी गई थी कि जो भी आपके सिटिंग एमएलए हैं उनके परफॉर्मेंस को पूरा रिव्यू करके उनकी एक रिपोर्ट दीजिए हमें, और संघ के कार्यकर्ता जहां जहां हैं, जहां जहां काम कर रहे हैं पूरे असम में, उनकी रिपोर्ट से मिलान करेंगे कहां तक काम हुआ है, कहां तक आपने आकांक्षाएं पूरी की हैं, कहां तक वायदे पूरे किए हैं, इसको हम रिव्यू करेंगे, उसके अनुसार हम अपना सारी चीजें आगे बढ़ाएंगे।
तो ये 2020 दिसंबर की बात है और उसके 5-6 महीने के बाद सारी स्थितियां दूसरी तरफ 3-4 महीने के बाद अगर जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि संघ, और जब से वहां पर संघ के 2-4 प्रमुख नेताओं को खासकर बुला दिया गया, अपने वापस उनके कैडर में ले आया, राम माधव को भी मैं कोट करना चाहूंगा कि फिर वहां पर संघ का अपना ग्रिप थोड़ा सा कमजोर हुआ है असम में। और चाय बागान और सब इलाका वहां लोग लगातार काम कर रहे थे, खासकर जो दलित वो बनवासी हैं, वो आदिवासी नहीं बनवासी कहते हैं, वो हिंदुओं के मुख्य धारा में लाने की चेष्टा भी हो रही थी कि आप चर्च की तरफ मत जाओ, आप हमारी तरफ आओ, आपको हम सवर्ण घोषित कर देंगे। इस तरह के भी लालच दिए गए कि आप अगर हमारी तरफ आ जाओगे तो आप उच्च कोटि के हिंदू हो जाओगे, वरना आप जहां हैं वहीं रहिए आप। तो कई तरह के लालच दिए गए, और लालच का उसका देखिए सबसे बड़ा जो मजाक बना अपने आप में वो था 2 साल के बाद आप चाय बागान में श्रमिकों की का जो उनकी जो दिहाड़ी है सिर्फ 50 रुपया बढ़ाते हैं। और आज वो ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आप अपना वोट देंगे तो चाय वाले के जो चाय के कारोबार में लगे हैं या जो चाय के वो मामले में जो लोग उसके व्यवसाय में लगे हैं उनको फायदा पहुंचेगा, उनके उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। मगर उस 50 रुपये को भी बढ़ने नहीं दिया गया। चाय बागान की जो यूनियन, जो वहां पर जो मालिकान हैं, उनका भी एक संगठन है, वो लोग गुवाहाटी हाईकोर्ट में चले गए और उस पर स्टे लगवा दिया, तो 50 रुपये से भी वंचित हो गए वो लोग जो बढ़ना था। ये इतना बड़ा मजाक कोई वोटर कैसे बर्दाश्त करेगा? इस सवाल को, इस प्रश्न को मोहन भागवत भी इसका जवाब चाहे तो दें, या जो वहां का सत्ता पक्ष है वो इसका जवाब दे कि आपने 50 रुपये का ऐसा मजाक बनाया कि वो उसके खाते में तो जा नहीं रहा है, तो उसका भरोसा फिर 365 वाले पे क्यों नहीं जाए? 365 रुपये का जिसने वायदा किया उस पार्टी की तरफ तो मुड़ेगा, वो स्वाभाविक है, वो गणित तो अपना दिखेगा। तो ये चीजें जो हैं यही कांग्रेस को वहां पर मजबूत करने लगी धीरे धीरे। और जो उनके एमएलए हैं, जो प्रेजेंट एमएलए हैं, उसमें से सबके सब निकल आएंगे। और आप जैसा कह रहे हैं कि अगर 32 है तो 36 बन जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि 32 कहीं 3 पर ना आ जाए या कहीं 8 पे ना आ जाए। कहना मुश्किल है इस तरह से कि परफॉर्मेंस ठीक है, आप गुवाहाटी में भाषणों के जरिए सपने दिखाइए, बड़े बड़े विजुअल्स दिखाइए कि बड़ा हम विकास कर रहे हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने असम को आपने दूसरे इलाकों से जोड़ दिया, इंडस्ट्री ले आए, सब कुछ ले आए। धरातल पे क्या स्थिति है वो तो वहां का वोटर जानता है, उसके अनुसार वो तय करेगा कि किसको वोट देना है और क्यों नहीं देना है। दोनों चीजें हैं साहब। बिल्कुल, तो दोनों चीजें हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी जो है वो सस्टेन करेगी अपनी 27 सीटें और खासकर 8 सीटें एजीपी, दोनों मिलाकर 35 सीटें। आज के 47 सीटों में से असम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, असम के पहले फेज के मतदान की बात कर रहे हैं। और पहले फेज में जो चुनाव आयोग का जो टर्नआउट है उस आधार पे अभी तक 74% मतदान, 74.64% बात करते करते मतलब लगभग 75% लोगों ने अपने मतों का वहां उपयोग किया है, प्रयोग किया है, सदुपयोग किया है असम में। और यहां दिखाई दे रहा है आपको कि जबकि विश्वनाथ में 82.1%, बोकाखात में 80%, चराईदेव में 73%, ढाकुआ खाना में 72%, 72.85%, धनसिरी में 76% और धेमाजी में 73%। ओवरऑल 75% मतदान अगर असम में अभी तक संपन्न हो चुका है तो ये आप समझ सकते हैं कि हालांकि ये एक टर्नआउट इतना रहता आया है असम का। ये हाल असम और पश्चिम बंगाल में लोग निकल के आते हैं और अपने मतों के प्रति बहुत जागरूक हैं, लोग निकल के आते हैं। सवाल यही आता है कि क्या उत्तरी भाग में जहां 47 सीटों पे आज पहले फेज में मतदान संपन्न कराया जा रहा है वहां पे कांग्रेस गेन करेगी, बीजेपी सस्टेन करेगी, और कांग्रेस के साथ साथ जो दूसरे दल हैं वो क्या करेंगे, वो कहां जाते हैं, ये सब कुछ 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन साथ साथ हम चर्चा वही कर रहे हैं कि असम का जो ऊपरी भाग है अगर उसमें जो भी गेन करता है सरकार उसकी बनती हुई दिखाई देती है, ये कहा जाता है, माना जाता है। और यही वहां दिखाई दे रहा है कि अगर बीजेपी गेन करती है या सस्टेन करके रह जाती है, जो 35 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास आज की तारीख में हैं 2016 के आधार पे, वो 35 सीटें अगर सस्टेन कर जाती है, 35 नहीं अगर 34 और 30 सीटें भी सस्टेन कर जाती है बीजेपी, तो ये तय मानिए कि असम में फिर से बीजेपी आ रही है। लेकिन अगर बीजेपी इन 30
मतलब 35 सीटों को सस्टेन नहीं कर पाती है, 30 तक भी नहीं ला पाती है, और कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो आगे बढ़ता है, तो ये तय मानिए कि फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें आने वाले समय में खड़ी होंगी, ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन क्या कुछ होगा ये 2 मई को पता चलेगा दोस्तों। और हम अभी चर्चा पश्चिम बंगाल और असम की कर रहे थे, और उसके साथ साथ चर्चा कर रहे थे खासकर बांग्लादेश में पहुंचे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार चुनाव दर चुनाव अपने आप को चुनाव के दिन किसी और जगह पे रख करके और लोगों को, क्योंकि हो भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक पोस्टर बॉय हैं, वो एक चेहरा है बीजेपी का, जो जिनके नाम पर लोग वोट देते हैं और जिनके नाम पर एक किसी भी प्रकार का कम जाना पहचाना चेहरा भी जीत करके आया है, सांसद तक बन गया है, ऐसे कई तमाम चेहरे रहे हैं। क्या आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की वैसी आंधी इस देश में है? एक बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा कल करेंगे। लेकिन आज दोस्तों समय समाप्त हो गया है। आप लोगों का बहुत ज्यादा समय लिया, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत लोगों के सवाल, बहुत लोगों के विचार यहां पे मैं देख रहा हूं, खासकर अपने कमेंट बॉक्स में जो नहीं ले पाया हूं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ऑलरेडी ले चुका हूं, सुबह भी लिया, इस वक्त भी लिया, और आज मतदान का दिन। और अभी चलते चलते आपको बता दूं कि 75% लगभग मतदान असम में और 82% से ज्यादा मतदान इस वक्त तक जो चुनाव आयोग के आंकड़े आ रहे हैं उस आधार पर पश्चिम बंगाल में, इन 2 राज्यों में पश्चिम बंगाल और असम में मतदान। उसके अलावा मतलब दक्षिण के जो 3 राज्य हैं वहां क्या कुछ होगा 6 अप्रैल को, इस पर भी नजर रहेगी। रोज शाम 6:30 बजे हम आपके सामने मौजूद रहते हैं और चुनावी चर्चा करते हैं, गपशप करते हैं, कुछ आपकी बातें, कुछ हमारी बातें, कुछ खट्टी भी, कुछ मीठी भी, कुछ अच्छी भी, कुछ तकरार भरी भी, सब कुछ होती हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बने रहिए, देखते रहिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले लगभग 2.25 घंटे से आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद पुष्परंजन जी आपको भी, और धन्यवाद अमलेंदु जी आपको भी कि आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। देखते रहिए डीबी लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।